नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज रिकॉर्डेड क्लास में मुलाकात हो रही है। पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि अगर जवाब न मिले तो चिंता मत कीजिएगा। मैप इन न्यूज में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा इंस्टा आईडी मेरी क्या है, अमृत उपाध्याय 007। अक्सर आप अपने सवाल इस पर पूछते हैं और मैं उस पर जवाब देता हूं आपको जब भी मुझे मौका मिले। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल, जिस पर मैं पीडीएफ दिया करता हूं मैप इन न्यूज की भी, साथ ही News@9 की भी पीडीएफ मिलती है, उस पर पॉलिटी की भी पीडीएफ मिलती है और बाकी जितने प्रोग्राम्स मैं करता हूं सबकी पीडीएफ उस पर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं ट्विटर पर हूं, अमृत उपाध्याय 007 हर जगह है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोग जानते ही हैं, अब बैच 2 जो 11 मार्च से शुरू होने वाला है वो अब ऑलमोस्ट क्लोज की तरफ जा रहा है। तो अमृत लाइव कोड है जिसका आप यूज कर सकते हैं। कोड का यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना कोड के अगर आप कोई कोर्स परचेज करेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, और जो अमृत लाइव आप डालेंगे या फिर किसी भी फैकल्टी का कोड डालेंगे तो ये प्राइस कट होके तुरंत 18,999 हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि एक बार अप्लाई करके ये चेक कर लीजिएगा कि 18,999 हो गया है। बैच 11 मार्च से शुरू है और शाम 6 बजे इसका वक्त है। और आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो जिस पर आप जाकर फीचर्स जान पाएंगे, जैसे कितने घंटे क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस होंगी, कब से कब तक क्लासेस चलेंगी। 13-14 महीने का ये पूरा कोर्स है, तो सारे फीचर्स आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक, आइए, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शहर लगभग उसी अक्षांश पर अवस्थित है जिस पर कोलकाता है, और ऑप्शंस क्या थे? इंदौर, सूरत, उदयपुर और रांची। और आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा है सूरत, कुछ ने कहा है इंदौर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कोलकाता जिस अक्षांश पर है लगभग उसी अक्षांश पर इंदौर पड़ता है। ठीक है, यहां इंदौर है और यहां कोलकाता है। तो कुछ बड़े शहरों के अक्षांश के पोजीशन जान सकते हैं। अब जब आप देखेंगे, एक ऑप्शन है उदयपुर, तो राजस्थान में दक्षिणी हिस्से में उदयपुर दिख रहा है। ठीक है, यहां। और एक ऑप्शन है सूरत, तो गुजरात में नीचे की तरफ सूरत है। तो कोलकाता और इंदौर लगभग सेम अक्षांश पर हैं और सूरत उसके दक्षिण में, उदयपुर उसके उत्तर में पड़ता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? इंदौर। आइए आगे बढ़ें। ओडिशा के भितरकणिका नेशनल पार्क में पहली बार भितरकणिका महोत्सव मनाया गया, और पहली बार मनाया गया। ठीक, महोत्सव में इस नेशनल पार्क में मौजूद जैव विविधता और अलग अलग तरह की वनस्पतियों के महत्व पर जोर दिया गया था। तो अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिहाज से थोड़ा सा इस खबर को देख लीजिएगा कि अगर कोई खास बात होगी तो उसको याद रखना होगा। ठीक है, आर्टिकल्स देख लीजिएगा। चलिए, ओडिशा की अगर बात करें बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज इसकी छत्तीसगढ़। ठीक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अगर स्थल की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ओडिशा की बाउंड्री लगती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहां कई जगहों पर आप देखेंगे कि इस तरह नक्शा बना रहता है या फिर कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि तेलंगाना से भी बाउंड्री लगती है, लेकिन तेलंगाना से ओडिशा की बाउंड्री नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। सर्वे ऑफ इंडिया ने तेलंगाना को मेंशन नहीं किया है,
इसलिए जो भी ऐसे नक्शे आपको दिखेंगे जिसमें तेलंगाना बॉर्डर साझा कर रहा होगा उड़ीसा से, उसको नहीं मानना है, भारत सरकार नहीं मानती। तो ओडिशा के जो बाउंड्रीज हैं उसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे मैप ऐसे बने हुए थे, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बने और सर्कुलेट हो गए। जैसे यहां अगर आपको दिख रहा है बॉर्डर, इसको अगर गलती से किसी ने यहां कर दिया तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ओडिशा अपना बाउंड्री साझा करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं ओडिशा की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण नदी है महानदी। महानदी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। महानदी रायपुर के पास सिहावा से निकलती है। इस मैप में अगर आप देखेंगे, यहां रायपुर है और यहीं आसपास छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से, पश्चिमी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है महानदी, ठीक है। और ये महानदी जो सिहावा जगह है, मतलब पश्चिमी छत्तीसगढ़ का जो इलाका है जिन पहाड़ियों से ये निकलती है, ये अमरकंटक के बहुत पास है, ठीक है, अमरकंटक से काफी नजदीक है। तो महानदी पर ही बना हुआ है हीराकुंड डैम। ये जो मैंने घेर दिया यही हीराकुंड डैम है, ठीक है, संबलपुर के पास। संबलपुर ये है, और ये ब्लू से जो दिख रहा है आपको हीराकुंड डैम है। तो जब छत्तीसगढ़ से महानदी एंटर करती है ओडिशा में, तो यही संबलपुर के पास डैम बना हुआ है जो भारत का सबसे लंबा डैम कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका जो फ्लो है आप देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे जाती है महानदी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। जैसे आप किसी और मैप में देखेंगे तो यहां दिख जाएगा आपको, मैं लिख देता हूं। जैसे एक नदी आपको दिख रही है, ये देखिए, तेल नदी, ठीक है। तो उसी तरह नॉर्थ में आप देखेंगे शिवनाथ, हसदेव, ऊंग, ठीक है, तेल, ये सब, जोंक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की। तो एक नदी की बात हो गई। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्राह्मणी नदी। ये महानदी संबलपुर होते हुए, ठीक है, कटक आप देख रहे हैं इसी महानदी के पास है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इसकी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से दो नदियां आकर मिलती हैं। एक का नाम है सांक और दूसरी का नाम है कोयल, ठीक है। और ये राउरकेला के आसपास आकर मिल जाती हैं आपस में, और उसके बाद इसको कहते हैं ब्राह्मणी नदी। तो सांख और कोयल के मिल जाने से ब्राह्मणी नदी बनती है। और सांख कोयल कहां से निकलती हैं? सांख कोयल निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, इस तरीके से आती हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं सांख और कोयल, और ये दोनों जब मिल जाती हैं तो उस धारा को क्या कहते हैं? उस धारा को कहते हैं ब्राह्मणी नदी। इसी तरीके से एक नदी निकलती है जिसमें इसमें इंडिकेट नहीं है, लेकिन इस नदी का नाम है बैतरणी, बैतरणी, ठीक है। तो तीन नदियां कौन कौन सी हो गई? महानदी निकलती है कहां से? सिहावा,
या फिर पश्चिमी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से। इसी पर हीराकुंड डैम है, संबलपुर में, ठीक है। फिर ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी मिलती है सांख और कोयल के मिलने से, और ये सांख और कोयल निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। ठीक। और तीसरी नदी है बैतरणी, बैतरणी निकलती है क्योंझर से, क्योंझर उड़ीसा में ही है, यहीं पर है, ठीक है। उड़ीसा के ही क्योंझर से निकलती है और फिर ये आती है इस तरफ, ब्राह्मणी की तरफ, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हो गई तीनों जो आपको जानना है, और तीनों का निकास कहां पर है। एक बात मैं इसमें नहीं बता रहा हूं क्योंकि उस पर क्वेश्चन है, तो मैं जब क्वेश्चन डील करूंगा तो इन नदियों में से एक महत्वपूर्ण बात उस समय बताऊंगा। चलिए अब हिल्स देख लीजिए, कौन कौन से हिल्स हैं। देखिए नॉर्थ से शुरू कीजिए, गरजत हिल्स, ठीक है, या गरजात हिल्स, गरजत हिल्स, कुसुम्बानी हिल्स, नॉर्थ में अगर देखेंगे तो गरजात हिल्स और कुसुम्बानी हिल्स आपको दिखेगा, ठीक है। फिर मध्य में देखिएगा तो कोंडामल हिल्स, साउथ में देखेंगे कोंढाना हिल्स, ये है कोंडामल और ये है कोंडाना हिल्स। और पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो इंद्रावती पठार, और यहां जो पीक दिख रहा है दक्षिण पूर्व की तरफ वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, गरजत हिल्स, कुसुम्बानी हिल्स, कोंडामल हिल्स मध्य में, इंद्रावती पठार और कोंधाना हिल्स, और यहां पीक एक जो दिख रहा है महेंद्रगिरी, ये है 1500 के करीब इसकी हाइट। चलिए सवाल देख लीजिए, सवाल क्या कहते हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार की अत्यंत महत्वपूर्ण नदियों में शामिल हैं। इसमें एक नदी छोटा नागपुर से निकलने वाली, एक नदी छोटा नागपुर से निकलने वाली छोटी नदियों के संगम से बनती है, जबकि दूसरी नदी ओडिशा की पहाड़ियों से निकलने वाली है। ये दोनों बड़ी नदियां पूर्व में बहते हुए भितरकणिका नेशनल पार्क के पास संगम करने के बाद एक संयुक्त प्रवाह के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बताइए कि इस संयुक्त प्रवाह का नाम क्या है, ब्राह्मणी, धमरा, बैतरणी या फिर खरा स्रोत नदी। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ऐसी बात है जिसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ये आपको समझना है। देखिए हमने देखा था कि ब्राह्मणी नदी जो है वो सांख्य और कोयल, सांख और कोयल के मिलने से राउरकेला के आसपास मिलती है और ब्राह्मणी नदी बनकर इस तरीके से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, ठीक है। यहां पर एक जगह है केंद्रपाड़ा, और केंद्रपाड़ा में ही जो नेशनल पार्क है अपना भितरकणिका जिसकी बात हो रही है वो केंद्रपाड़ा के अंदर ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट के, ठीक। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसमें से एक नदी छोटा नागपुर से निकलने वाली छोटी नदियों के संगम से बनता है, वो छोटी नदियां कौन सी हैं, सांख और कोयल, ठीक है। और जब ये मिल जाती हैं तो फिर आगे बढ़ती हैं,
एक बड़ी नदी बन जाती है और वो बड़ी नदी है ब्राह्मणी। दूसरी नदी ओडिशा की पहाड़ियों से निकलती है। ये दूसरी नदी मैंने क्या बताया था कि यहां पर क्योंझर है जो कि ओडिशा में ही है और इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है दूसरी नदी, और उस नदी का नाम है बैतरणी। तो बैतरणी नदी आकर यहाँ केंद्रपाड़ा के पास मिल जाती है और यहीं पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इस धारा को कहते हैं धमरा नदी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां से ये धमरा नदी कहलाती हैं और धमरा नदी जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसी पर सवाल बना हुआ था। तो क्या हुआ भाई कि धमरा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो ब्राह्मणी और बैतरणी के मिलने के बाद एक संयुक्त धारा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के कोयंबटूर के जंगलों में एक मखना हाथी ने आम लोगों को और वन विभाग को परेशान कर रखा है। इस हाथी ने बड़े स्तर पर फसलों को बर्बाद किया है। वहां गन्ना की फसलें इस हाथी ने चौपट कर दी हैं और बहुत सारे लोगों पर हमला भी किया है। हालांकि अब कुमकी हाथी की मदद से इसे ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया है। ठीक है, मारा नहीं गया है, ट्रैंक्विलाइज किया गया है। ठीक है, बेहोश कर दिया गया है और पकड़ लिया गया है। चलिए देखिए, तमिलनाडु की अगर बात करें तो आपको पता है एक बाउंड्री केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और एक और बाउंड्री है जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं पढ़ने में, वो नाम है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा कि पुदुचेरी को नहीं छोड़ना है। अक्सर हम जब ध्यान करते हैं तो केरल दिखता है, कर्नाटक भी समझ आ जाएगा, आंध्र भी समझ आ जाएगा, लेकिन हम कहां भूल जाएंगे? पुदुचेरी को भूल जाएंगे। तो पुदुचेरी को नोट करना है। तो ये हो गई बाउंड्री की बात। अगर नदियों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, कावेरी रिवर, पोन्नैयार और पालर। पालर सबसे नॉर्थ, फिर पोन्नैयार, ठीक है, और कावेरी। इन तीनों की अगर पोजीशन की बात करें तो नॉर्थ में पालर है, फिर पोन्नैयार है और फिर कावेरी रिवर है। ठीक है, हिल्स 3 महत्वपूर्ण नदियां ये हो गई। हिल्स की अगर बात करें तो हिल्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ से शुरू कीजिए, यहां हिल्स आपको दिखेगा मेलागिरी, फिर एलागिरी, और जावादी। कई जगह इसे जावड़ी भी लिखा रहेगा। तो मेलागिरी, एलागिरी, जवादी हिल्स ये नॉर्थ में आपको दिखेंगे। ठीक है, फिर मध्य में देखिएगा पंचमलाई और कलरायण हिल्स। पंचमलाई और कलरायण। राइटिंग फिर बहुत दिन से मैंने क्लास नहीं ली है तो राइटिंग फिर से गड़बड़ हो गया नहीं। चलिए इधर लिख देते हैं, कलरायण और ये है पंचमलई हिल्स। ठीक, फिर साउथ में देखिए तो अगस्त्यामलाई और यहीं पर कार्डिमम हिल्स। अगस्त्यामलाई और कार्डमम हिल्स। पालनी हिल्स, वरुसनाद हिल्स। ठीक है, पश्चिम वाले हिस्से में देखेंगे तो पालनी, वरुसनाद, यहीं पर नीलगिरी हिल्स है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है?
डोडा बेट्टा, ठीक है, तो ये नीलगिरी हिल्स हो गया। जब हम नक्शे पर भारत में पूरा समझेंगे तो उस समय ये पूरी क्लास आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है, सब कुछ लिंक करने में। तो ये हिल्स अभी आप दिमाग में ऐसे बना लीजिए, येलागिरी मेलागिरी हिल्स, जावड़ी हिल्स या जवादी हिल्स, ये नॉर्थ में है, ठीक है। फिर इस हिस्से में, बीच वाले हिस्से में देखेंगे तो कलरायन हिल्स और पंचमलाई हिल्स है। थोड़ा साउथ और आएंगे तो इधर पश्चिम से देखें तो नीलगिरी हिल्स, फिर पालनी हिल्स, ठीक है, वरुसनाद हिल्स, और साउथ में देखेंगे तो अगस्त्या मलाई और कार्डमम हिल्स। तो एक अगर छोटा सा संकेत कर लें हिल्स को तो क्या हर्ज है, नॉर्थ में एक बना लीजिए सीक्वेंस, येलागिरी मेलागिरी और जवादी या फिर जावड़ी, ठीक है। फिर थोड़ा साउथ आइए या थोड़ा मिड आइए, कलरायण और पंचमलई हिल्स एक बन गया ये। इधर से शुरू कीजिए पश्चिम से, नीलगिरी हिल्स, पालनी हिल्स, ठीक है, वरुसनाद हिल्स और अगस्त्या मलाई, कार्डमम हिल्स। ये सारे हिल्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो तमिलनाडु में आपको जानने हैं। अब सवाल है इस पूरी खबर में कि ये मखनी किसे कहते हैं। कुमकी हाथी ने मखनी हाथी को कंट्रोल किया, इसके बारे में जानना थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तमिल भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना, जबकि असामान्य बड़े दांत वाले हाथियों को कुमकी कहते हैं, एक स्टेटमेंट ये है। फिर है असमिया भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना, जबकि असामान्य बड़े दांत वाले हाथियों को कुमकी कहते हैं। फिर है तमिल भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना, जबकि हाथियों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित हाथियों को कुमकी कहा जाता है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो तमिलनाडु में उन हाथियों को मखना कहते हैं जिनके दांत नहीं होते, ठीक है। जैसे आप इस हाथी को देखिए, इसके दांत नहीं है। अब ये जो मखना हाथी है जिनके दांत नहीं होते हैं, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस वजह से इनको दांत नहीं होते, ठीक है। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनको दांत नहीं होते और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। इतना ही नहीं है, जो मेल एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट का मेट होता है, ठीक है, मेल एलिफेंट के दांत होते हैं तो फीमेल एलिफेंट इससे आकर्षित होती है, लेकिन इसके दांत नहीं होते, ठीक है। तो इनका मेट नहीं होता, और क्योंकि मेट नहीं होता इसलिए ये और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तमिलनाडु में जैसे हुआ कोयम्बटूर के पास कि इसने गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया, रौंद दिया, और जो भी लोग मिले उस पर अटैक किया। तो मखना कहते हैं जो बिना दांत वाले हाथी हैं, उनको तमिल में क्या कहते हैं? मखना कहते हैं। और कुमकी कहते हैं उन हाथियों को जो, अच्छा, इनका आकार काफी बड़ा होता है, सामान्य हाथियों की तुलना में ये बड़े होते हैं। कुछ इनसे भी बड़े आकार के हाथियों को ट्रेंड किया जाता है, उनके दांत भी होते हैं। उन हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है और ऐसे ट्रेंड हाथियों को तमिल में कहते हैं कुमकी।
तो इसीलिए खबर आई है कि कुमकी के जरिए मखना को कंट्रोल किया गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन दे दिए, तमिल भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना कहते हैं, जबकि असामान्य बड़े दांत वाले हाथियों को कुमकी कहते हैं। तो ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, तमिल भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना कहते हैं, लेकिन असामान्य बड़े दांत वाले हाथियों को कुमकी नहीं कहते। असमिया भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना कहते हैं, ये तो ऐसे ही गलत है। तमिल भाषा में बिना दांत वाले हाथियों को मखना कहते हैं, जबकि हाथियों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित हाथियों को कुमकी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है जो, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां असमिया भाषा को क्यों ले आया गया है, क्योंकि ये जो मॉडल है कि मखना को कुमकी के जरिए पकड़ा जाता है, ये मॉडल असम के सोनितपुर मॉडल के बेस पर है। असम का सोनितपुर मॉडल है, वहां भी ऐसे ही किया जाता है और इसी के बेस पर ट्रेंड हाथी का उपयोग किया जाता है ऐसे एग्रेसिव बिना दांत वाले हाथी को पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक शब्द था कि ट्रैंकुलाइज किया गया, तो मारा क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि हमने टाइगर के बारे में भी ये देखा था और एलिफेंट के बारे में भी। एशियन एलिफेंट जो है, एशियन एलिफेंट भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, अनुसूची 1 में शामिल है, इनका संरक्षण किया गया है। अनुसूची 1 से लेकर 4 तक बताया गया है कि भाई अगर इनको हंट करना पड़ा, इनका शिकार करना पड़ा या इनका व्यापार हुआ, ठीक है, तो क्या क्या नियम कानून होंगे, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। और धारा 11 में यह बताया गया है कि अगर हंटिंग करने की नौबत आ गई, शिकार करने की, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के, तो कुछ केस के मामले में, कुछ निश्चित मामलों में क्या प्रावधान होंगे, यह बताया गया है इसी एक्ट के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 में। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, उसको अगर लगे कि कोई वाइल्ड एनिमल जो शेड्यूल 1 में है, ठीक है, शेड्यूल 1 की बात हो रही है, शेड्यूल 1 में जो वाइल्ड एनिमल है, अगर ऐसा लगे कि वो इतना डेंजरस हो गया है ह्यूमन लाइफ के लिए, मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है, तो पहला पॉइंट क्या है कि शेड्यूल 1 का कोई वन्य जीव जो है वो मानव जीवन के लिए अगर खतरा हो गया है, या फिर डिसेबल्ड और डिजीज्ड है, यानी अपंग हो गया या बीमार हो गया है, और इस तरह से बीमार हो गया है या अपंग हो गया है कि रिकवरी नहीं हो सकती, तो फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस स्थिति में उसको मारने के लिए ऑर्डर दे सकता है। कौन दे सकता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन उसके पहले एक शर्त है कि आप डायरेक्ट नहीं मारेंगे। क्या करेंगे कि मारने के पहले आप उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे या उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या फिर ट्रांसलोकेट करने का प्रयास करेंगे। तो क्या 3 कीवर्ड्स हैं? या तो कैप्चर कर लीजिए, ट्रैंकुलाइज कीजिए, या फिर ट्रांसलोकेट, मतलब किसी दूसरी जगह पर उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब नहीं कर पाए तब जाकर फाइनली उसको मारने की नौबत आएगी। तो इसीलिए उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, ना कि मारा गया है। ठीक है, और इसी में आगे लिखा गया है कि किलिंग और वुंडिंग इन गुड फेथ, ठीक है, या फिर डिफेंस ऑफ वन सेल्फ, कि भाई मारना पड़ा अगर किसी के डिफेंस में, तो फिर वो अपराध नहीं होगा। ठीक,
एनी वाइल्ड एनिमल जो मरा या फिर घायल हुआ है, अगर किसी भी व्यक्ति के रक्षा करने में, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इतना आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि भाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उस कंडीशन में जब वो मानव जीवन के लिए वन्यजीव खतरा हो जाए या फिर बीमार है या फिर अपंग है और ऐसी बीमारी या अपंगता से जूझ रहा है जिसमें रिकवरी नहीं हो सकती, तो उसको मारने का आदेश दे सकता है, बशर्ते कि उसको कैप्चर करने का, ट्रैंकुलाइज करने का या ट्रांसलोकेट करने की कोशिशें की गई हों और वो पूरा नहीं हो पाया हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। चलिए, लंबे अरसे से लंबित पड़ी बोस्निया और हर्जेगोविना की अर्जी को यूरोपीय संघ ने स्वीकार कर लिया है। यूरोपीय संघ ने बोस्निया को कैंडिडेट स्टेटस दे दी है। तो खबर क्या है कि बोस्निया को यूरोपीय संघ ने कैंडिडेट स्टेटस दे दी है, यानी अब जल्द ही बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोपीय संघ के सदस्य वो बन जाएगा। कूटनीतिक जानकार मानते, ये एक ही है, ध्यान रखिएगा, कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि चीन और रूस जैसे देशों के बाल्कन क्षेत्र में प्रभाव को रोकने के लिए ईयू ने यह कदम उठाया है। देखिए, ये खबर है, यूरोपियन यूनियन एग्रीज टू गिव बोस्निया कैंडिडेट स्टेटस। ठीक है, द ईयू इज कंसर्न दैट अदर पावर्स सच एज रशिया और चाइना माइट स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इनटू द बाल्कन्स। तो रशिया और चाइना का जो बाल्कन में प्रभाव बढ़ेगा, इस वजह से इस चिंता में ईयू ने जल्दी से बोस्निया और हर्जेगोविना को दे दिया है कैंडिडेट स्टेटस। चलिए, ये 2020 का मैप है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस मैप में जब आपको मिलेगा तो इधर दिया हुआ है ऑफिशियल कैंडिडेट, जो अब स्टेटस मिल गया है उसको, बोस्निया और हर्जेगोविना को, और दूसरा दिया है रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट। इस मैप में ये वाला जो रंग है, ये वाला, ये पोटेंशियल कैंडिडेट का ये वाला रंग है, यहां वाला। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड एज बोस्निया यहां लिखा हुआ है, बोस्निया हर्जेगोविना, ये पोटेंशियल कैंडिडेट में दिया हुआ है, लेकिन अब स्टेटस चेंज हो गया है, क्योंकि अब क्या खबर आई है, कैंडिडेट स्टेटस को ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर ईयू ने मान लिया है। तो अब इसका भी कलर ऐसा वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला। तो एक बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए, बोस्निया की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बोस्निया जो है, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये एड्रियाटिक सी के किनारे है। हालांकि बहुत कम हिस्सा इसका एड्रियाटिक से लगता है, लेकिन ये इटली वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो कम से कम आपको इससे समझ में आएगा। फिर मैंने एक दे दिया है इसमें कि कैसे ईयू का मेंबर बना जाता है, तो इस पूरे को पढ़ लीजिएगा अगर जरूरत महसूस हुई। ठीक है, बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर इसका क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना के जो बॉर्डर हैं वो क्रोएशिया है, सर्बिया है और मोंटेनिग्रो है। ध्यान रखिए कि यही एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी से ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये 30 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा ही सिर्फ एड्रियाटिक सी से लगता है, अदरवाइज ये लैंडलॉक्ड की तरह है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर मात्र हिस्सा है जो एड्रियाटिक से लगा हुआ है। ठीक, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो डायनारिक आल्प्स का विस्तार इसके पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। इसी को हिंदी में लिख लीजिए, दिनारिक आल्प्स। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा ही सवाल पूछा गया था 2015 में। 2015 में पूछा गया, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। और आज जो आपको जवाब देना है वो है यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला? बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। तो इसका सही जवाब आप दीजिएगा, और अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो इन दोनों सवालों को एक बार डील करके फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक से ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।